हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ हाई एंड जुडिशरी। देखिए, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के बारे में बात कर रहे थे हम। पहले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि क्यों ये कानून बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोगों ने, कुछ पेनाल्टीज के बारे में बात करा था, डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्जामिनी है उसके बारे में बात किया था, सेक्शन 11 अगर आप सबको याद हो। तो बचे हुए जो सेक्शंस रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस कानून से बन सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम मिशन राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आप सबसे पहले भी बताया और बार बार याद दिलाता हूं आपको कि समर्थ हाई एंड जुडिशरी आप सबको जितने भी माइनर लॉज हैं उसको पढ़ाने के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए मेहनत करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 तक हमने बात कर ली थी। सेक्शन 12 में आज हम बात करेंगे अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपली समझो, कहता है ये कानून, जो आपका कानून जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसके बारे में सिंपली कहूं आपसे, ये कानून कहता है कि अगर आपने इस तरीके से किसी भी अनऑथोराइज तरीके से कुछ पैसा अर्न करा है तो वो उसकी कॉन्फिस्केशन कर लेंगे हम। सिंपली मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो सेक्शन 12 में क्या कहा हुआ है कि अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपने इस कानून के तहत ऑफेंस करके कमाया या बनाया है, उसकी अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 12 में डील किया हुआ है। सिंपली देखिए, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि नो पर्सन शैल होल्ड और बी इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस लाइन को याद रखिएगा, एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इसी पर्टिकुलर शब्द को सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट का मतलब होता है वो सारे तरह के प्रॉपर्टीज जो डिराइव होते हैं या ऑब्टेन होते हैं इस कानून के तहत किए गए ऑफेंसेस से और हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फंड्स ट्रेसेबल टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड शैल इंक्लूड व्हाट कैश irrespective of person in whose name such proceeds are standing or in whose possession they are found। कहने का मतलब, अगर इस पर्टिकुलर कानून के तहत ऑफेंस करके आपने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है या डिराइव करी है या कोई भी आपने कैश या किसी भी तरीके से एक्वायर करके बनाया हो, चाहे आपके नाम पे या किसी की तरीके से, अगर इस कानून के तहत कोई भी ऑफेंस करके बनाया हुआ है, उसके बारे में कहता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कि कोई भी पर्सन ना होल्ड कर सकता है, ना ही कोई पोजीशन कर सकता है एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोई भी ऑफिसर जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या चाहे दोनों हो, चाहे वो प्रैक्टिकेबल हो। जब मान लो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज नहीं कर पाएगा, मान लो वो, तो क्या कर सकता है, जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसके प्रायर अप्रूवल के बाद या उसके बिना भी एक कॉपी उसको भेज करके कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। आगे कहता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड कोर्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ द सीजर और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। मान लो डेजिग्नेटेड कोर्ट से हमने बिना परमिशन के कर लिया, इट इज इम्पॉसिबल था कि हम उसको बताएं कोर्ट को, तो 48 आवर्स ऑफ व्हाट, आफ्टर सीजर और अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी आपको क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट को बताना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे क्या होता है सेक्शन 17 के तहत। आगे देखते हैं। इट कहता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 कि ये डेजिग्नेटेड कोर्ट के लिए ओपन होगा कि या तो वो कंफर्म कर दे उस ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट या फिर सीजर को, या फिर उसको रिवोक कर दे, प्रोवाइडेड कोई भी ऐसा ऑर्डर डेजिग्नेटेड कोर्ट तब तक पास नहीं करेगा अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू द पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 कहता है कि जब भी कोई अक्यूज कन्विक्ट होता है किसी भी पनिशेबल ऑफेंस के तहत, इस पर्टिकुलर कानून के तहत, तो जो डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा पनिशमेंट देने के अलावा उसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को क्या करो, कॉन्फिस्केट करो और स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। समझ रहे हो? तो डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास भी पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी पावर है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि आप रख ही नहीं सकते कोई भी एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। चमका। सेक्शन 13 कहता है कि लायबिलिटी होगी मैनेजमेंट की टू पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। आपको याद हो मैंने आपको सेक्शन 10 में पढ़ाया भी था, सेक्शन 9 में सॉरी, जहां पे मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी। वही बात कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या एलएलपी के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से और वो ऑफेंस करते हुए पाया जाता है तो सारे कॉस्ट और एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो कौन पे करेगा, उस पर्टिकुलर, वही पर्टिकुलर कौन सी बात करें, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर एलएलपी रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन डिटरमाइंड बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट एंड शैल बी बैंड फॉरएवर। मान लो कोई कंपनी को हमने दिया एग्जाम कंडक्ट कराने का और वही कंपनी इन्वॉल्व थी, तो जो बंदा इन्वॉल्वमेंट में रहता है
उसी से सारा कॉस्ट और एक्सपेंडिचर निकलवाया जाएगा और डेजिग्नेटेड कोर्ट ही के ऑर्डर के बाद निकलवाया जाएगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 13 कहता है। सेक्शन 14 देखिए कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एज सिंपल एज दैट। इस कानून के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, नॉन कॉग्निजेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल, और कंपाउंड नहीं कर सकते और बेल नहीं मिलेगी। सेक्शन 15 कहता है इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। याद रहेगा ये सारी बातें। सेक्शन 14 में क्या कहता है? कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सेक्शन 15 मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेक्शन 16 कहता है केसेस ट्रायबल बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट। मान लो सीआरपीसी के तहत हम नहीं बात कर रहे, इसके अलावा अगर हम किसी और चीज की बात करें तो ये जो कानून के तहत हम बात करें जो भी ऑफेंसेज होगा उसकी ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी? डेजिग्नेटेड कोर्ट। और ये डेजिग्नेटेड कोर्ट कैसे डेजिग्नेट होगा? सेक्शन 17 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन और गैजेट डेजिग्नेट कर सकती है एज मेनी एज सेशन कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, जो उसको जरूरी रखता है। तो मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, सेक्शन 17 में क्या मजिस्ट्रेट के किसी कोर्ट को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। भैया यहां पे साफ साफ कहता है सेशन कोर्ट ही होना चाहिए। तो सेशन कोर्ट को क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ, या फिर विद द कंसल्टेशन, कंकरेंस मत बोल देना, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, और राजस्थान हाई कोर्ट में सिंपली कहूं तो किसी भी सेशन कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है एज ए डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर सेक्शन 17। ठीक है। सेक्शन 18 कहता है कि एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। यह कानून किसी और लॉ के डेरोगेशन में नहीं बनाई गई है बल्कि उसकी सपोर्ट में बनाई गई है, सिंपल। सेक्शन 19 देख लीजिए क्या है, अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है इस कानून को इंप्लीमेंट करने में तो कोई भी 2 साल के अंदर जितनी भी चाहो आप चीजों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस डिफिकल्टीज को दूर कर सकती है। प्रोवाइजो कहता है कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं करेंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 2 साल के अंदर आपको जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उसको दूर करना है। और सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कहता है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी मेड आफ्टर बिफोर द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और सेक्शन 20 सेम चीज कहता है पावर टू मेक रूल्स। तो ये कानून था जो मैंने आप सबको पढ़ाया, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए सेक्शन 20 तक। आपको क्वेश्चंस बनाने, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करा रहा हूं, आप बताओ, आंसर करना। मैं लगे हाथ आपको आंसर्स भी दे रहा हूं। कहता है कि क्या मिनिमम रैंक होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट? क्या एसआई रैंक का अधिकारी होगा, इंस्पेक्टर रैंक का होगा, डीएसपी होगा या एएसपी होगा? देखिए डीएसपी और एएसपी में अंतर है। ठीक है, डीएसपी होते हैं स्टेट कैडर से, एएसपी होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स। ये थोड़ा मैं आपको एक जनरल प्रोविजंस में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, एक सिंपल आंसर। तो सेक्शन 15 अगर आप सबको याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ाया एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी, उससे नीचे के अधिकारी इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कोई भी ऑफेंस इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एएसपी साहब। ठीक है, चलिए सेक्शन 15 क्या होता है लिख देता हूं यहां पे, सेक्शन 15। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज द पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट्स अंडर दिस एक्ट? डेजिग्नेटेड कोर्ट सेक्शन 17, मैं कह रहा हूं सेक्शन 17 के तहत किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास पावर है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स अपॉइंट कर सकती है? आरपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर ऑफ राजस्थान? किन के पास पावर है? तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था सेक्शन 17, आपको वीडियो पॉज करके आंसर करना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। सेक्शन 17 में स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट किसी भी सेशन कोर्ट को क्या कर सकती है? डेजिग्नेट कर सकती है। एज मेनी एज पॉसिबल सेशन कोर्ट को क्या कर सकती है? डेजिग्नेट कर सकती है इस कानून के तहत हुए ऑफेंसेस को डील करने के लिए। चमका जी, सेक्शन 17। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट राजस्थान की, द एक्सप्रेशन प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज गिवन। इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी पैसा इस पर्टिकुलर कानून के तहत किए हुए ऑफेंस कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो उसको सारे कन्फिस्केशन और क्या कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 या 14? देखिए सेक्शन 11 में आपको बढ़ाया था मैंने डिवारमेंट, 2 साल के लिए एग्जामिनी को डिवार कर दिया जाएगा। सेक्शन 13 मैनेजमेंट की लायबिलिटी से बात करता है। सेक्शन 14 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। सेक्शन 12 कहता है एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ बेसिकली अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। चमका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग एन एग्जामिनी शैल बी डिवार्ड
फ्रॉम टेकिंग एनी पब्लिक एग्जामिनेशन इफ कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है ये चीज। सेक्शन 11 आपको देखो याद रखने का तरीका, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, पहला वीडियो मैंने सेक्शन 11 तक ही पढ़ाया था और लास्ट में मैंने यही बोला था डिवार्मेंट पे खत्म किया था। तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि पहले वीडियो में भैया ने 11 तक पढ़ाया था, तो 11 नंबर सेक्शन जो है वो किसके साथ डील करता है, डिवार्मेंट के साथ। 6 महीने के लिए डिवार कर सकते हो, 1 साल के लिए डिवार होगा, 2 साल के लिए, फॉर लाइफ लॉन्ग हमेशा हमेशा के लिए डिवार कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 11 इस कानून का कहता है कि 2 साल के लिए एग्जामिनी को आप क्या कर दोगे, डिवार कर दोगे, अगर वो कन्विक्ट होता है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के, इस पर्टिकुलर एक्ट के किसी भी ऑफेंस के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस द एक्सप्रेशन एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जामिनी। अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको 2 बार पढ़ाया था, एक एग्जामिनी के बारे में पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जामिनी किस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया हुआ है एक्सप्रेशन, सेक्शन 2A, 2D, 2F या 2G। तो ये जो टर्म दिया हुआ है ना एग्जामिनी के बारे में, ये दिया हुआ है अनफेयर मीन्स वाले में, अनफेयर मीन्स वाले में। तो अनफेयर मीन्स कौन से सेक्शन में भैया बताओ, ये अनफेयर मीन्स सेक्शन 2F में मिलेगा, 2F2, ठीक है। 1 में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एग्जामिनी, और 2F2 में क्या मिलेगा, एग्जामिनी प्लस कोई पर्सन। चमका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पेनाल्टीज इज करेक्ट अंडर सेक्शन 10(1)। अब सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत कौन सा जो पेनाल्टी का पेयर है वो करेक्ट है, 3 साल या 50,000 रुपए, 5 साल तक की सजा या 10 लाख का फाइन, 3 साल या 1 लाख की फाइन, 5 साल या 10 करोड़ की फाइन। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्जामिनी के साथ डील करता है 2F1 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 डील करता है 2F2। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो है 3 साल और 1 लाख तक की फाइन, ठीक है, 3 साल या 1 लाख तक की फाइन। तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम चीज किया हुआ है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, इसमें 5 साल 10 लाख की फाइन, 3 साल 1 लाख की फाइन, 5 साल 10 करोड़ की फाइन या दोनों ANC। तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 10(1) के तहत है, जो डील किसके साथ करता है, 2F1, बार बार बोल रहा हूं याद रहेगा, ये डील करता है 2F2 अनफेयर मीन्स वाला, ठीक है, एग्जामिनी प्लस एनी पर्सन, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी 5 साल या 10 लाख तक का फाइन, जो बढ़ सकता है 10 करोड़ तक के लिए भी। तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए MCQ 8 देखते हैं, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 10(1)। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत अगर आपको जितनी फाइन लगाई गई 1 लाख तक की, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो कितनी पनिशमेंट है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 9 महीने याद रखिएगा, 9 मंथ्स याद रखिएगा, बार बार कुछ भी रिलेट कर लो 9 मंथ को, एग्जामिनी को 9 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा अगर वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत डिफॉल्ट कर सकता है 1 लाख की फाइन पे, 3 साल की पनिशमेंट है। सेम क्वेश्चन मैं बात करूं सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के लिए कितना डिफॉल्ट पे, तो 2 साल, ये याद रखिएगा, 2 साल तक के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जाएगी अगर आपने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया तो। ये बातें याद रखिएगा। किसके साथ डील करता है मैंने बार बार पढ़ाया है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 को हमेशा याद रखना है, अनफेयर मीन सेक्शन 2 सबसे F1 जो एग्जामिनी के साथ डील करता है, और ये सेक्शन 2F2 एग्जामिनी प्लस एनी पर्सन, 5 साल से 10 लाख तक की फाइन या फिर 10 करोड़ तक भी हो सकती है, डिफॉल्ट करने पे 2 साल की पनिशमेंट एक्स्ट्रा, ये याद रखिएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर्स। कौन सा जो है वो डील करता है मैनेजमेंट के ऑफेंसेस से, इंस्टीट्यूशन के ऑफेंसेस या अदर्स के ऑफेंसेस से। अदर्स में LLPs वगैरह भी आती हैं, भी याद रखिएगा। सेक्शन 9, सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 14। सेक्शन 11 तो डिपार्टमेंट के साथ डील करता है, मैंने पहले भी पढ़ाया। सेक्शन 14 कहता है ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। सेक्शन 9 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस बाय इंस्टीट्यूशन और अदर्स के साथ। सेक्शन 6 अनऑथोराइज पोजीशन के साथ डील करता है, ये बातें मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है, ठीक है। तो सेक्शन 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। बताओ क्या करेक्ट है। एक्ट नंबर 8 ऑफ 2023, एक्ट नंबर 12 ऑफ 2021, एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022, एक्ट नंबर 9 ऑफ 2022। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि 6 अप्रैल 2022 को एक कानून कमेंस हुई थी, 5 अप्रैल 2022 को गवर्नर साहब ने असेंट किया था। 6 और 6 ये याद रख लेना बस, ये मैंने मतलब ये जरूरी नहीं कि 6 अप्रैल को तो एक्ट नंबर 6 ही हो जाएगा, ये मैंने याद करने के लिए आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे। कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है।
पब्लिक एग्जामिनेशन का सेक्शन 2E में है क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप मुझे बताइए कि भैया इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है और कौन सा रॉन्गली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022। बहुत जल्द दूसरे कानून भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट और भी हैं, उसके बारे में बात करें, पुराने वाले कानून के बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चंस बनाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।